लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे आप? आपकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आपने आज याद दिला दिया, लास्ट क्लास में याद नहीं दिलाया। नहीं रिकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन सर रिकॉर्डिंग चल भी नहीं रही मेरे साथ में, किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड की स्पेलिंग क्या होती है? एक आर। अब सही है कि तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, टॉरॉइड क्या है भाई? यहां से करंट अंदर गया और करंट इस तरीके से बाहर आ गया। देखो ध्यान से, यहां पर मैंने माना है यहां से करंट अंदर की तरफ गया है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना लूंगा। यहाँ पर फिर अंदर की तरफ गया है, फिर अंदर की तरफ गया है, फिर अंदर की तरफ गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? देखो यार, ये एक चूड़ी थी, चूड़ी के अंदर इधर से करंट गया, इधर से बाहर आया, फिर अंदर गया करंट। तो आप यहाँ से देख रहे हो, समझ रहे हो? तो यहाँ पर अब मेरे को किसी भी एक P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाया। इस P पॉइंट पर मेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर इस P पॉइंट पर एक मैग्नेटिक एम्पेरियन लूप बनाया जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो बताओ, करंट अंदर की तरफ गया है, तो यहाँ से करंट वापस से बाहर की तरफ निकला है इधर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ यार, करंट अंदर गया बाहर निकला, फिर अंदर गया फिर बाहर निकला। तो बताओ मेरे को, अगर करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? करंट की डायरेक्शन में हाथ क्या मैं बोल सकता हूँ? इस एम्पेरियल लूप के हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल सबको नजर आ रही है, हाँ या ना? क्रॉस प्रोडक्ट से देखो आई या नहीं आई? आ गई या नहीं आई? देखो ध्यान से, कहीं पर भी आप करंट अंदर की तरफ गया बाहर की तरफ आया, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ जिस तरफ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस तरफ हाथ घुमाऊंगा। अंगूठा कहाँ जा रहा है? हमेशा टेंजेंट की तरफ आया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो ये जो मैंने एम्पेरियन लूप लिया है, उसका डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर एम्पेरियन लूप लगाऊं, अब इस एम्पेरियन लूप के अंदर एनक्लोज कितने हैं? तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर n इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ठीक है? ऐसे कितने टर्न है टोटल? n टर्न्स। तो बताओ मेरे को यहाँ पर कितने टर्न्स आएंगे? n टर्न्स आएंगे टोटल, क्योंकि ये पूरे एम्पेरियन लूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n टर्न्स है, तो n आई। ये हो जाएगा करंट एनक्लोज, हाँ या ना? इक्वल टू बी। यहाँ पर बी तो यूनिफॉर्म है तो बाहर आ गया। देखो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि हर जगह पर बी सेम होगा। इनटू डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? और अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल n will be equal to number of turns per unit length। तो अगर ध्यान दो तो ये एक सोलेनॉइड वाली ही तो फील्ड आई। देखो ध्यान, बात समझ आई या नहीं आई भाई? यहाँ पर वो फील्ड कैसी थी? म्यू नॉट एन आई। इस एक्सिस के पैरेलल along the axis of the cylinder, along the axis of a solenoid। यहाँ पर वो एक्सिस बदल गई। वो एक्सिस खुद ही क्या कहते हैं? एक सर्कल टाइप बनाया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसी थी वो अब इसके अलाउ होगी। डन, कॉपी कर लो। समझ आई बात है? जो करंट है
CL क्रॉस आर, करंट की डायरेक्शन में आर, पॉइंट इधर, कॉपी कर लो। दो तीन दिन ठंड का ध्यान रखना, वापस से हल्की सी ठंड हो गई है, बुखार उखार नहीं आए आपको, प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आपके लिए अब 2 दिन 3 दिन का लॉस भी एक बड़ा लॉस है। आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो मैग्नेटिज्म 30% हो गया है। आप एक बार ऊपर पूछने भी आए थे मेरे पास, तो रिपोर्ट्स चल रहा है, बायो-सेवर्ट्स लॉ हो गया है, एम्पियर लॉ जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। ये वाली मत लिखो, सीधा क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वही लिखना। ये तो एम्पियर लॉ का एक है, पढ़ा नहीं तो आएगा भी नहीं, लिखना चाहते हो लिख लो, ऐसा भी, बट चलो मिटा दो। नेक्स्ट लिखेंगे कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या होता है, उसकी जानकारी लिखेंगे। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल moving in a magnetic field, जनरली यूनिफॉर्म ही होती है ये, जनरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल बताओ मेरे को। सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन की कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, टॉरॉइड के अंदर म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2 पाई r इनटू I की कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और बताओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल। बस अभी इतना ही होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अपन ने जो भी अभी एग्जांपल पढ़ा है उसके अंदर फाइनाइट वायर डिस्टेंस बदलती है, एंगल बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। इनफाइनाइट वायर डिस्टेंस बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। ड्यू टू एन आर्क रेडियस बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। तो अभी के लिए कहां पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपन क्रिएट कर रहे हैं? सोलेनॉइड के अंदर और टॉरॉइड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां-कहां कांस्टेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट एंड ड्यू टू अ शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट की वजह से दो सरफेस कांस्टेंट, ठीक है।
तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल q का, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं v, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है q इंटू v क्रॉस v। ये देखो ये गलती, सबको पता होगा ये फॉर्मूला, आई होप सो। देखा हुआ ऐसे पहले फॉर्मूला कभी ना कभी। एक चार्ज पार्टिकल है q, उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लेट अस अज्यूम अंदर की तरफ, तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा देखो ध्यान से। a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, i कैप क्रॉस j कैप कैसे निकालते थे, उनको सिखा दिया था मैंने, इसलिए आपसे पूछना था। i कैप क्रॉस j कैप, राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड की चला रहे हो, राइट हैंड हो गए, हाँ ठीक है। i कैप राइट की तरफ, j कैप ऊपर की तरफ, तो i की तरफ हाथ रखेंगे, i क्रॉस j करना है, तो j की डायरेक्शन में मेरी उंगलियों को मैं घुमाऊंगा, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर कौन सा वेक्टर होगा, k कैप, तो व्हाट इज i कैप क्रॉस j कैप, k कैप, समझ गए। i क्रॉस j इज k, फाइन। तो बताओ मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पहले कौन सा है v, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरा हाथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उंगलियां कहाँ किस तरफ, तो इस तरफ, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, QEV, क्योंकि v और b के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बात समझ आई है नहीं है। तो जब कभी भी वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होता है, मतलब जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो एक सर्कुलर मोशन पैदा करता है, हाँ या ना। ये एक कथन हमेशा सत्य है कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा तो वो एक सर्कुलर मोशन होगा। तो वो एक्सेलरेशन कौन सा वाला एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई, हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये गोल गोल घूमेगा, जिसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, सेंटर की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा। बात समझ आई। तो whenever a charged particle, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना ट्रू है या फॉल्स है। whenever a charged particle moving in a magnetic field, uniform magnetic field, it will always be a circular motion. नहीं, whenever velocity is making 90 degree, then always a circular motion. Correct or incorrect? नहीं, 90 डिग्री वाला जरूरी नहीं है। आगे जाके मैं 90 डिग्री की बजाय कुछ एंगल पे भी दूंगा तब भी हेलिकल शेप हो जाएगा, पिच आ जाएगी। लिसनर याद आ रहा है, कुछ थोड़ा कुछ पिच, हेलिकल, स्पाइरल। एनीवेज अभी क्या है, सिंपल सा मैंने बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसको v वेलोसिटी दी है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये होता है। ये पिक्चर कॉपी कर लो अभी के लिए बस। फिर लिखेंगे एक नोट डाल के कि whenever acceleration is perpendicular to velocity, whenever acceleration is perpendicular to velocity, motion is circular. Whenever acceleration is perpendicular to velocity, motion is circular. And the force providing the acceleration is centripetal force. Is
centripetal force. Whenever acceleration is perpendicular to velocity, the motion is circular and the force providing the acceleration is centripetal force. ठीक है ना, ये सब हमको पता ही था, बस एक जनरल बात है लिख दी अपन ने। हाँ बोलिए। जो इलस्ट्रेशन आपने बनाया था ना डायरेक्शन वाला, हाँ तो उसमें फोर्स नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं। उसमें जो मैग्नेटिक, मैंने सिर्फ आई कैप क्रॉस जे कैप बताया, उसका था, बस उसका था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मैंने बोला ही नहीं कुछ, ठीक है। जो वेलोसिटी बोली मैंने वो राइट की तरफ बोली और मैग्नेटिक फील्ड बोली जो अंदर की तरफ बोली, दैट्स इट। उसमें फोर्स की डायरेक्शन माइनस चाहिए। क्यों? राइट की तरफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। हाँ तो ऊपर की तरफ ही तो शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं किया। जब इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस क्यू होता है, तो मैं मेरे हाथ को उल्टा करता हूँ बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, एक बढ़िया सी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बढ़िया सी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। वेलोसिटी दे दी मैंने, लेट अस से एक चार्ज पार्टिकल है, ये रहा क्यू। इसकी वेलोसिटी है राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो क्या होगा, ये सेंटर होगा और ये फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B का फोर्स लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया? QVB sin 90। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। ये रेडियस हो गई, तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया? mv अपॉन qb। याद ही होगा ये रिजल्ट, अगर नहीं याद है तो याद रख लेना। What is the radius of a particle when magnetic field and velocity are perpendicular? The particle is performing circular motion with radius mv upon qb. mv upon qb. Magnetic field into the plane of the board. Velocity is right की तरफ। Velocity I कैप की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस k कैप की डायरेक्शन में। नहीं दिखा भाई? राइट की तरफ होता है I कैप, ऊपर की तरफ होता है j कैप और बाहर की तरफ आता हुआ होता है k कैप। तो अंदर की तरफ जाता हुआ क्या हो जाएगा? माइनस k कैप। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन I कैप एंड माइनस k? 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर इसका ओमेगा अगर निकालना चाहूँ, V बराबर R ओमेगा, ओमेगा कितना आ जाएगा सॉल्व करने में? ओमेगा आ गया QB अपॉन M। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई का एंगल कवर करेगा वो ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। तो टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रोटेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाय ओमेगा। सब कुछ कॉपी कर लो फटाफट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा रही है, उसकी रेडियस है mv अपॉन qb। v बराबर r ओमेगा रखा मैंने, तो वहां से उसकी एंगुलर स्पीड आ गई qb अपॉन m। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा।
यहाँ तक आई होप सो बात समझ आती। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ये जो ओमेगा है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बोले तो अगर पार्टिकल धीमे जाएगा या पार्टिकल तेज जाएगा, ये एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v थी, एक कोई दूसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है लेट अस अज्यूम 2v, तो वो बड़ा सर्कल बनाएगा, हाँ या ना? क्योंकि वेलोसिटी अगर डबल कर दी है मैंने, मान लो मास उतना का उतना रखा, मान लो पहले भी एक प्रोटॉन था अब भी एक प्रोटॉन है, बट वेलोसिटी मैंने डबल कर दी, तो वेलोसिटी डबल करने से क्या हो गया, रेडियस बढ़ गई, लेकिन ओमेगा तो उतना ही रहा। मतलब दोनों पार्टिकल एक साथ जाएंगे, एक बड़ी रेडियस बनाएगा और एक छोटी रेडियस बनाएगा, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड या ओमेगा वो तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी कंसेप्ट को यूज करके आगे जाके साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि सिंस द ओमेगा और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज यूनिफॉर्म, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। इस कंसेप्ट को यूज करके साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इससे लिख लो, ऐसे लिख लो कि ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टू पार्टिकल of same mass, one with velocity v and another with velocity 2v, projected simultaneously, both will simultaneously complete the rotation, but the radius of second will be double of first. देखना चाहो लिख लो। बोलिए। मैग्नेटिज्म वाली शीट आ जाएगी ना कल, तो क्या कहते हैं ऑपरेटर लोग छुट्टी पे थे और आपके कल बहुत सारे टेस्ट थे, तो सैटरडे को नोट शीट बनाएंगे, आज बनाएंगे। इस संडे को मतलब दैट वाज यस्टरडे पात्र का पेपर भी था। पात्र जो कि यहाँ का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसका पेपर भी था, आपका पेपर भी था, टारगेट हिंदी का भी पेपर था, टारगेट 1-2 का भी पेपर था, फ्रेशर का सैटरडे को पेपर था। इतने सारे पेपर थे और इस बार अधिकतर पेपर क्या कहते हैं किसी किताब से दिए थे, तो किताब के क्वेश्चन टाइप कर रहे थे उन्होंने, शीट आई गेस अब तक नहीं बनाई, ठीक है ना? क्योंकि अगर बनाई होती तो अब तक आपको मिल जाती। मैंने बोल दिया था उन लोग को, फ्राइडे को ही बोल दिया था, बट लेट्स सी आज कुछ काम नहीं होगा उनको। अभी 11 बजे आएंगे, आपकी शीट बना देंगे, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी और क्या कहते हैं कल उसका प्रिंट आउट भी मिल जाएगा, फाइन। और अपने को कोई जल्दी नहीं है शीट की, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटर और करंट वाली अब तक खत्म नहीं हुई है। चलिए अब मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट चीज, हाँ यहाँ पर तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री, ठीक है। ये पहला केस था। अब दूसरा केस क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी सिर्फ इतने से रीजन के अंदर ही है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इतने से रीजन के अंदर ही है, और पार्टिकल ने यहां से एंट्री ली है, क्यू चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी एंट्री ली है इधर की तरफ, तो बताओ। और यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ये वाला जो सेपरेशन है स्मॉल डी, दिस स्मॉल डी इज लेस देन आर। बोले तो जो रेडियस होगी पार्टिकल की एम बी अपॉन क्यू बी वो बड़ी है। अगर डी की वैल्यू आर से छोटी है, मतलब ये यहाँ से जाएगा और इधर से ऐसे निकल जाएगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली यस। अगर डी की वैल्यू बहुत बड़ी होती तो पार्टिकल यहाँ पे जाता आराम से घूम के,
ऐसे निकलता है। वो दूसरा केस लेंगे, पहले ये वाला केस ले लेते हैं। ये वाला कौन सा केस है? d इज लेस देन r, ये वाला केस हो जाएगा d इज ग्रेटर देन r। चलो मतलब ये वाला डिस्टेंस r से बड़ा है तो पार्टिकल आराम से यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर निकल जाएगा। ये दूसरा केस ले लेंगे, पहले अपन ये वाला केस समझ लेते हैं। अगर ये पहला वाला केस आ गया तो दूसरा वाला तो समझ ही जाओगे। तो बताओ इधर क्या हो रहा होगा? विल पार्टिकल कंप्लीट इट्स सर्कल? डेफिनेटली नॉट। तो कितना पार्टिकल एंगल घूम रहा होगा वो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बताओ मेरे को, v वेलोसिटी राइट की तरफ, फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स, और क्या मैं बोल सकता हूँ ये उसका सेंटर हो गया ताकि ये वाली रेडियस आ जाएगी। यार बात समझ आई है नहीं है? हाँ या ना? इजी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, तो सेंटर कहीं यहाँ होगा। सेंटर यहाँ होगा तो इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? mv अपॉन qb। तो ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा है। ये चीज भी समझ आई है नहीं है? और यहाँ पर आगे आके उसको मैग्नेटिक फील्ड मिली नहीं तो वो ऐसे भी वेलोसिटी के साथ में निकल गया। तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इस ट्राइंगल में व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या मैं बोल सकता हूँ d अपॉन r होगा? हाँ या ना? ये चीज समझ आई है नहीं है? नहीं आया? कहता क्या आ गया? इजी। तो अब देखो पार्टिकल ने एंट्री तो ऐसे ली थी, घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया और निकल गया यहाँ से। तब आपसे कोई पूछेगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो बताओ कैसे निकालेंगे? यहाँ सर्कल, ये रेडियस, तो ये वाली वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होगी इसकी, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा। सबको दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। पक्की बात। तो ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये वाला कितना हो गया? थीटा। मतलब देखो ध्यान से, ये ऐसे था, ये ऐसे निकल गया, तो ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये क्या है? पार्टिकल का डिफ्लेक्शन बोल दो या डेविएशन बोल दो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर डेविएशन का फॉर्मूला यही होता है, याद करो। मैक्सिमम डेविएशन प्रिज्म वाला डेल्टा आ गया। तो डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, डेविएशन बोल रहे हो, तो बताओ व्हाट इज डेविएशन? थीटा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आई या नहीं है? थीटा एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे निकला है, तो ऊपर की तरफ थीटा डिफ्लेक्ट हुआ ना भाई। यहाँ से जा रहा था, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता तो मैं बोलता क्लॉकवाइज नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ है। यहाँ पर कैसा डिफ्लेक्शन है? थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अब आपसे यहाँ पर कोई पूछेगा कि बताओ इसने कितना वक्त यहाँ से लेके यहाँ तक बिताया है, तो ये वक्त कैसे निकालेंगे? थोड़ी बहुत नहीं, वक्त कैसे निकालेंगे भाई? ओमेगा तो कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। और ओमेगा किसके बराबर था? अभी अभी अपन ने क्या, क्यूबी अपॉन एम, और 2 पाई बाय टी बराबर थीटा अपॉन स्मॉल टी। थीटा जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पे पाई बाय 3 आया, तो यहाँ पर रख देंगे, टाइम की टर्म्स में आ जाएगा आंसर। बात समझ आई? हाँ या नहीं आया? इजी, कॉपी कर लो फटाफट। कुछ भी अपन ने रटा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला रटा है। क्या? फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस, बाकी सब उसका एप्लीकेशन है।
डन। हाँ बोलिए। अगर ये जो सी डिस्टेंस है ना, सी पॉइंट, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होता तो क्या फर्क पड़ता? सर लेकिन वो सर लेकिन जो रेडियस है वो उसकी पूरी अंदर ही नहीं आती ना मैग्नेटिक फील्ड। क्या फर्क पड़ता? देखो ध्यान से। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वेलोसिटी बहुत तेज है, तो ये लो, ये रेडियस तो ये इसका सेंटर का पार्ट हो गया। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द रेडियस इज। मेरे को तो इस फोर्स से मतलब है, ये फोर्स हमेशा इस तरफ लगेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सेंटर दूर हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और फिर सीधा निकल जाएगा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट केस, ओके, नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा? D इज ग्रेटर देन R। नेक्स्ट केस विल बी व्हेन D इज ग्रेटर देन R। सबसे अच्छा केस है ये तो, एंट्री ली पार्टिकल ने, ये सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, वेलोसिटी v, रेडियस r, फोर्स सेंटर की तरफ। बताओ मेरे को, रेडियस हो जाएगा mv अपॉन qb, डिफ्लेक्शन क्या होगा? पाई, डायरेक्शन कॉमन सेंस लगा के टाइम बोलो, आधा चक्कर, आधा वन, नहीं आया। और देखो ध्यान से, वहां पर थीटा की जगह पाई रखोगे तो स्मॉल टी की जगह t/2 ही आएगा। हाँ यार, बस लिख लो बेटा। आसान, इसको केस बोल लो या सवाल बोल लो, आपकी इच्छा। अभी जो चार्ज पार्टिकल है उसने एंट्री कैसे ली?
पहले तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री ले रहा था, अभी चार्ज पार्टिकल ने कुछ इस तरीके से एंगल लिया, कुछ एंगल के साथ में एंट्री ली है। अब क्या होगा बताओ? अब ये वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। किसने बोला है? क्यों लेना पड़ेगा कंपोनेंट बताओ? फोर्स पता चले। फोर्स तो Q इंटू V क्रॉस B होता है, ठीक है ना? तो वेलोसिटी डायरेक्शन में हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो V क्रॉस B मतलब सेंटर के इस तरफ होगा। देखो सेंटर बाहर आ गया, कोई नहीं, ये यहाँ पर ऐसे एंट्री लेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी R, ये इधर से एंट्री लेके ऐसे निकल जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या नहीं आया? कंपोनेंट नहीं लेने पड़े। क्यों? क्योंकि फोर्स तो V और B के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्यों कंपोनेंट लेंगे? समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? तो Q इंटू V क्रॉस B, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का जिस तरफ डायरेक्शन होता है सेंटर उस उधर ही होता है। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर थीटा के साथ में एंट्री ली, यहाँ जब तक इस पॉइंट पर पहुंचा है डिफ्लेक्शन कितना हो गया है? बोलो। थीटा एंटी क्लॉकवाइज, फिर वापस इधर घूम जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल वापस से थीटा ही होगा? हाँ या ना? ये चीज समझ आई? तो एंट्री ली थी कुछ ऐसे, एग्जिट लिया है कुछ ऐसे, तो ये वाला टोटल डिफ्लेक्शन कितने का हो जाएगा? 2 थीटा। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? ये जो एंट्री वाला वेक्टर है वो इधर है, दिस इज व्हाट एंट्री एंड दिस इज व्हाट एग्जिट। तो डिफ्लेक्शन इज व्हाट 2 थीटा का इन द डायरेक्शन, इन द सेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहां से लेके यहां तक इसने टाइम कितना बिताया है, तो 2 थीटा का टाइम बिताने में कितना वक्त लगेगा? वो हो गया। नहीं आया? अरे नहीं आया, पक्का आ गया 100%। तो सेंटर बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सेंटर यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया आपका केस नंबर डी। इसी के अंदर ये सब लिखने के बाद में एक क्वेश्चन लिखोगे, पहले इतना कॉपी करो। Q इंटू V क्रॉस B, हाथ घुमाना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हाथ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, फोर्स कॉपी करो। अब क्या है अगला सवाल? अगला सवाल बोल दो या फिर क्या कहते हैं, कंसेप्ट बोल दो। क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पर तो एक चार्ज पार्टिकल Q था, Q तो एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एंट्री लेता तो क्या होगा? क्या बोला आपने?
कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंट्री लेता तो क्या होता। तो इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, शानदार वाली। इलेक्ट्रॉन ने इस तरीके से v वेलोसिटी के साथ में और कुछ थीटा एंगल पे एंट्री ली, तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है फोर्स। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब मैंने कुछ भी नहीं बोला है, चार्ज Q बोला हुआ है, तो आप इस चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हो, देखो Q तो पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फॉर एन इलेक्ट्रॉन माइनस का आ जाएगा एक ई, हाँ या ना। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b, फोर्स इस तरफ गया, लेकिन एक माइनस है, तो इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब इस केस में उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ पर कहीं पर इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे घूम के जाएगा, यहाँ से ये ऐसे घूम के जाएगा, और ये ऐसे घूम के वापस से एग्जिट ले लेगा। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये सेंटर हो गया, ये एंट्री है और ये एग्जिट है। तो बताओ मेरे को उसने एंट्री कैसे ली थी, एग्जिट कैसे मारी है, लेकिन घुमा वो ये वाला है। बात समझ आई या नहीं आई? तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, तो कितना एंगल घुमा है? अब आप बोलोगे ये पूरा एंगल निकालना है मेरे को, तो हाँ यार। तो एक बात बता दो मेरे को, ये एंट्री ऐसे ली है तो ये वाला एंगल तो 90 होगा, क्योंकि मेरे को पता है फोर्स जो होता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर मैं वेक्टर की थोड़ी सी गणित याद करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इफ C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B, देन C वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, हाँ या ना? देन C वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। तो यहाँ पर ये जो फोर्स वेक्टर होगा ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला पूरा एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो बताओ मेरे को, ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, 2 पाई माइनस 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल एंगल नहीं आया, पक्का इलेक्ट्रॉन था इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन बदला है। कॉपी कर लो। अरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, वो रह गया, वो भी याद आया मेरे को। रिंग का तो करवा लिया था कि रिंग के सेंटर पे ये होता है, कितना होता है रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, दिव्यानी? रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वेरी नाइस, सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अपने यही सोचना कि मैं तो सही हूँ हमेशा, देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद था फॉर्मूला? तो रिंग के सेंटर पे था, रिंग के एक्सिस पे क्या होता है वो एक बाकी रह गया।
डन। ये हाथ कैसे घुमा रहा हूँ, वी क्रॉस बी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अपन ने सबसे पहले हाथ घुमाया था डीएल क्रॉस बी से, अब हाथ घुमा रहे हैं बी क्रॉस बी से, आगे जाके डीएल क्रॉस बी, आईएल बी का फोर्स होता है, उसमें आई इंटू डीएल क्रॉस बी होता है, तो डीएल क्रॉस बी पे हाथ घुमा रहे हैं। सब जगह हाथ ही घुमा रहे हैं, मैं अलग अलग उसको नाम नहीं दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगता है या राइट हैंड लगता है, राइट हैंड पाम लगता है, सब जगह हाथ घुमाना सीख जाओ, दैट्स इट। एम्पेरियन लूप में भी तो हाथ ही घुमा रहे हैं, कि जिस तरीके से लूप लेते हैं उस तरीके से हाथ घुमाते हैं, उस डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव बोल देते हैं। आई होप समझ आ रहा। डन। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, तीनों ने एंट्री ली। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, क्या करेंगे? तीनों ने सेम वेलोसिटी, या फिर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल are moving with same speed and entered into a uniform magnetic field। या तो velocity सेम हो सकती है, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 3 पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले कौन सा वाला करोगे? पहले वेलोसिटी वाला करोगे। 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मेक्स एन एंट्री इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस r1, दूसरे वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस r2, तीसरे वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस r3। पहले वाले का टाइम पीरियड t1, दूसरे, या टाइम पीरियड से कर लो या ओमेगा से कर लो, कुछ भी कर लो, दूसरे वाले का टाइम पीरियड और तीसरे वाले का, तीनों के बीच, तीनों की वैल्यू लिख लो। चलो यहाँ फिर आप कंपेयर तो कर ही लोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? Helium plus 2। Three particles, electron, proton and alpha particle makes an entry with same velocity as shown। तीनों की रेडियस लिखो, तीनों का टाइम पीरियड लिखो। हाँ, वैल्यू लिख दो ना तीनों की।
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है Q, इसका मास होता है ये, B तो सबके लिए सेम है और V तो सबके लिए सेम है, और प्रोटॉन चार्ज इज Q, और क्या मैं बोल सकता हूँ Q की जगह चार्ज E लिख देता हूँ, और इसके ऊपर भी चार्ज E है, सेम ही तो चार्ज होता है, लेकिन मास इसका अलग होता है, मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है। एंड अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है 2e का, और मास कितना होता है 4 mp। हाँ, तो बताओ R1 क्या हो जाएगा, mv एंड R3 क्या हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ R3 ग्रेटर देन R2, मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई या नहीं है, नहीं आया, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -31 के ऑर्डर का है, मास ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर -27 के ऑर्डर का है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, और ये तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ये। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, रेडियस का तो था mv अपॉन qb, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की जगह तो T1 कितना हो गया 2 पाई अपॉन ई बी इंटू एम ई। हाँ यार देखो ध्यान से, T2 कितना हो गया 2 पाई अपॉन ई बी एम पी, एंड T3 कितना हो गया 2 पाई अपॉन 2 ई बी इंटू 4। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, R1 ग्रेटर देन R2 ऐसे ऑप्शन होंगे, टिक कर दोगे देख दिखा के, हाँ या ना। बड़े ही सादे से सवाल होते हैं, सरल से सवाल होते हैं, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। प्रोटॉन का मास है 2, देखो इधर ध्यान दो, हीलियम क्या था, वैसे अगर हीलियम न्यूट्रल होता है तो बताओ पीरियोडिक टेबल में पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तो बताओ हीलियम का Z 2 होता है, ये होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, कितने प्रोटॉन्स हैं 2, कितने न्यूट्रॉन्स हैं 2, ये हो गया। तो अगर मैंने इसके ऊपर +2 का चार्ज चढ़ा दिया है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, तो यहाँ पर +2 का चार्ज आ गया, तो ये अल्फा पार्टिकल बन गया। तो बताओ जो हीलियम पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल है, उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज लगभग इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो टोटल मास में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बोल दिया, समझे नहीं समझे, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑलमोस्ट। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, समझ गए। ये जब अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब थोड़ी सी ऐसी बातें और कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर समझ नहीं आता है इसी को कैसे निकालें, तो मैंने ऐसे निकाले हैं, समझ आ गया, जो भी आपका डाउट था आई होप क्लियर हो गया हो। तो अभी तक अपन ने जितने भी केस पढ़े उन तमाम केसेस के अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री। हाँ यार, चाहे से ऐसे एंट्री ले ले, चाहे से एंट्री ऐसी हो जाए या ऐसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का एंगल 90 डिग्री ही था। जिसका अगला केस है कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ और होता है 90 के अलावा, तो कैसे डील करते हैं वो कल की क्लास में देखें, ठीक है। कल की क्लास में एक तो अपन वो हेलिकल वाला पाथ होता है, पिच क्या होता है, मतलब जब एंगल अलग होता है तो क्या होता है वो वाली कहानी देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, करंट कैरिंग रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये 2 चीजें पढ़ेंगे कल। अब निकाल लो अपनी शीट।
कैपेसिटर वाली शीट पहले निकाल लो, उसके कुछ सवाल बाकी थे या नहीं बाकी थे? बाकी थे ना, निकाल लो। फोर्टी 43 से आगे तक डिस्कस करना है। चलो ठीक है, 43 से 47। डाउट कौन सा है? 46 बोलो। अच्छा शीट निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। करिए नहीं करिए, आप लोगों ने करी दोनों ने? क्यों? ओके, स्कूल वाले अभी थोड़ा क्या कहते हैं, परेशान कर रहे हैं। कीबोर्ड्स, फाइल बनाओ, ये करो वो करो। तो छोटा भाई बड़ा भाई कोई मदद नहीं करता है? मम्मी पापा? हाँ ठीक है ना, डायग्राम वायग्राम बनाना। चलो, आप कौन सी स्कूल में हो? हैप्पी आर्ट्स। प्री बोर्ड चालू है और आपके प्री बोर्ड्स कब से हैं? किसी के 3 मार्च से भी चालू हो रहे हैं। कौन सी स्कूल के हो रहे हैं? अच्छा, डमी में हो। किसी के 9 मार्च या 8 मार्च से भी हो रहे हैं? डीपीएस। एग्जैक्टली 8 मार्च से चालू। चलो बोलो इधर। नहीं, 47 तक कोई डाउट नहीं है। 47 के बाद में 48 से 52 48 क्वेश्चन था। टाइम कांस्टेंट निकालना है तो देखो कैपेसिटर के अक्रॉस तो कैपेसिटर 100 is connected to 3 resistors 1 9 volt. When the switch S is opened, when the switch S is opened, तो ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, तो ये वाला भाग तो हट ही गया है। अब ये सिर्फ 2 आ जाएंगे। समझे नहीं समझे? मेरे ख्याल में समझ गए। आपका भी डाउट है? 48 के अंदर क्या बोला हुआ है कि when the switch is opened, तो ये कैपेसिटर पहले तो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये एक और रेजिस्टेंस है। नीचे वाला खटका तो खत्म हो चुका है खुलने के बाद में सर्किट। When the switch is opened, तो ये कैपेसिटेंस C है। अब यहाँ पर जो भी एनर्जी थी वो इन दोनों में बटेगी और ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/2। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? समझ गए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इजी था। टिल 52 50। हाँ देखो क्या रेशियो हमेशा सेम ही होगा। हाँ। मतलब 1 ही तो रहेगा। I0 और I0 देखो ध्यान से 5050 है। क्यों I0 होगा? तो हमेशा थोड़ी ना, वो तो स्टेडी स्टेट पे रहेगा। यहाँ पर ये थोड़ी ना बोला हुआ है कि रेशियो t बराबर 0 से लेके आगे तक इंक्रीजेस विद टाइम। टाइम का फंक्शन जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा उस पॉइंट पर हो जाएगा वो तो कांस्टेंट। लेकिन देखो ध्यान से I बराबर I0 e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो ऊपर मान लो I1 जा रहा है तो उसका टाउ 1 हो जाएगा और I2 बराबर I0। ये I0 सेम हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट अलग अलग है ना, एक का RC1 है और एक का RC2 है। उस हिसाब से सोचो। नहीं यही बात समझ में इधर ये वाला मैंने आपको बता दिया है, समझ गए? चलो अगले पन्ने पे आ जाओ। 52 से लेके नेक्स्ट पेज पे कहां से कहां तक जाओ? 53 से 57।
56 हो गया 56 या नहीं हुआ? डाउट है? उसके अलावा कोई और डाउट तो पूछो ना। ठीक है 56 देखो ध्यान से। The distance between the plates of a capacitor is 5d. Let the positive charge be at x equal to 0 and the negative charge at x equal to 5d. Two slabs of conductor and inner dielectric equal thickness inserted between the potential versus graph looks like. तो यहाँ पर ये ले एक कैपेसिटर है जिसके यहाँ पर इस प्लेट पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाली है, यहाँ पर एक और डाइलेक्ट्रिक डाली है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज है। ये D, ये वापस से D, ये वापस से D, ये वापस से D, ये वापस से D। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पर किस का ग्राफ बनाना है? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, फाइंड वर्सेस x। तो बताओ मेरे को, कंडक्टर है ये डाइलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो बताओ मेरे को, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये पता है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में कुछ चार्ज इंड्यूस्ड आ जाएंगे। क्यू इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको ऑलरेडी सिखाया है। हाँ यार, तो बताओ मेरे को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव की वजह से राइट की तरफ और इन नेगेटिव की वजह से भी राइट की तरफ, ये नेगेटिव की वजह से राइट की तरफ, ये पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट की तरफ। तो इन दोनों का इधर कुछ प्रभाव नहीं आ रहा है। बात समझ आई है? नहीं है? नहीं आया? हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो पोटेंशियल घटेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचूंगा तो पहले तो कुछ पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? पहले तो पोटेंशियल कुछ डाउन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ऑप्शन डी हो नहीं सकता। तो ये लो, मैं डी तक तो आ चुका हूँ। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल में चेंज जीरो, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो अगर यही जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अब जो भी पोटेंशियल आएगा वो कांस्टेंट रह जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं है? तो देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट लग रहा है, बी भी करेक्ट लग रहा है। उसके बाद में देखो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ, इन पॉजिटिव की वजह से राइट की तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट की तरफ और इस नेगेटिव की वजह से भी लेफ्ट की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के मुकाबले कुछ कम हो गई है, जीरो नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई है? पहले अगर यहाँ पर ई थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। और याद करो, अपन ने वो एक कंसेप्ट सीखा था कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, बैटरी नहीं लगी हुई है, यहाँ पर भी बैटरी नहीं लगी हुई है, तो चार्ज तो उतना ही रहता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो गई पहले के मुकाबले। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है तो चेंज भी कम हो गया होगा। हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेंज मान लो 5 का है, तो अब ये चेंज कुछ 2 का ही होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी होगी, फिर वापस से चेंज उतना का उतना हो जाएगा। 2D, एक मिनट सॉरी, बीच में वापस से हवा आ गई थी, बीच में हवा आ गई तो चेंज वैसे के वैसे चलेगा, फिर चेंज कम होएगा, फिर चेंज वापस से वैसा का वैसा हो जाएगा। और ये 0 तक लेके आ जाओ। 0 तक नहीं भी लेके आओगे तो भी आप करेक्ट बोल दोगे। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर इस वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 है क्या। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये चेंज से देखना है कि यहाँ पर चेंज बड़ा होगा, यहाँ पर चेंज कंपैरेटिवली कम होगा। तो जब जब हवा आ रही है तब तक चेंज मान लो 5 का है, फिर वापस 5 का है, फिर वापस 5 का है, तो ये चेंज 2 का है। तो आंसर बी बॉम्बे को मैं टिक कर दूंगा। ये आपके क्वेश्चन बैंक की सवाल है, आपको जो क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है ना कैपेसिटर्स का,
उसी के ही सवाल है, ठीक है। बस वो जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक मिला है उसके अंदर कुछ जेई के सवाल, जेई के अंदर मैथ्स ज़्यादा आती है, इन लोग के मैथ्स कम आती है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सवाल होते हैं वो हटे हुए हैं, बट अच्छे सवाल हैं इसके अंदर सारे जिसमें फिजिक्स लगती है, इसलिए बोल रहा था क्वेश्चन बैंक कर, ये शीट कर लो। अगला बोलो, इस क्वेश्चन की फील आई है नहीं आई? पक्का ना? 58 से लेके 65 कौन कौन से? 60, 61 और 65, इसके अलावा 61, तो ठीक है 60, 61 और 65 ये तीन सवाल देख लेते हैं। ये शीट का आज पूरी करके छोड़ेंगे। Hard rubber and dielectric constant 2.8 and dielectric strength, dielectric strength बोले तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट देखो क्या है, वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वोल्ट पर मीटर। बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आए वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वोल्ट पर मीटर लिख के रख लो यहाँ पर, कॉपी में लिख लेना कहीं पे भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। अब देखो ध्यान से, हार्ड रबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको K की वैल्यू दे रखी है 2.8, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 18 into 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। It is, if it is used as a dielectric material filling in full space parallel, what minimum area may the plates of the capacitor have in order the capacitance be इतना and the capacitor be able to withstand a इतना वोल्ट। ओके ध्यान से, मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, minimum area of the plate of the capacitor ये देखो इधर ध्यान दो, ये कैपेसिटर आ गया, इसका एरिया A है, सेपरेशन D है, इसका कैपेसिटर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भी डाल दी है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कहाँ गया भाई सवाल, ये रहा। और आपको देखो ध्यान दो, जो कैपेसिटर था डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ध्यान से 7 into 10 to the power -2 माइक्रोफैरड। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हार्ड ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। अब डाइलेक्ट्रिक डालने से वो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया है, मेरे को A भी नहीं पता है और मेरे को D भी नहीं पता है, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डेल्टा V अपॉन D, हाँ या ना? अब बताओ डेल्टा V कितना है, कैन विथस्टैंड अ वोल्टेज ऑफ 4000 वोल्ट, तो 4000 अपॉन D इक्वल टू 18 into 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर। तो ये 5, तो स्मॉल d कितना आ गया 18 नहीं 4 अपॉन 18 into 10 to the power 5 मीटर। ये स्मॉल d आ चुका है, स्मॉल d को उठा के यहाँ पर रख दूं मैं, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, मेरे को क्या निकालना था, A निकालना था। तो यहाँ पर मैंने इस 2.8 का तो कहीं यूज किया ही नहीं है, बिना उसके ही हो रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? देखो आंसर मैच करके देखो आ रहा है क्या, आ गया था ऐसा आंसर, किसका डाउट था और डाउट था। ओके देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, एरिया निकालना था ना मेरे को, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बोलो तो 9 into 10 का -12 है ना, 8.8 नहीं होता है क्या, सर ऑलमोस्ट 9। चलो ठीक है, 9 into 10 to the power -12 into एरिया अपॉन D की जगह 4 into 18 into 10 to the power 5 बराबर 7 into 10 की पावर -8। तो
पावर -8, ये 10 की पावर -4, ये 10 रह गया। तो 7 × 4/9 × 180 एरिया 28 अपॉन क्या है ये बैलेंस की चीज़ कैलकुलेटर का प्रयोग करने तो सर इसके अंदर के भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? वही तो मेरे को नहीं पता कि वो जो सी की वैल्यू है वो के टाइम्स वाली दे रखी है पहले की दे रखी है, मेरे को नहीं पता, इसलिए तो मैं देख रहा हूँ के का कहीं यूज नहीं आया। अगर के से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा इसको फाइनल आंसर को, इसलिए आंसर निकाल रहा हूँ। कि पूरा फुल स्पेस फिल करा हुआ है। 28 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया 0.0172। आंसर क्या ए आगरा है क्या? तो यहाँ पर के का भी रोल है और उसके अलावा एक यूनिट का भी यहाँ पर झमेला है। क्या यूनिट का झमेला है कि ये जो 7.0 × 0 की पावर -2 देख रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो आप लोग को यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो कैपेसिटेंस है ये वाला कौन सा दे रखा है आपको? के वाला दिया हुआ है। देखो ध्यान से इधर, ये वाली जो वैल्यू है आपको पूरी के वाली दी हुई है और ये वाली वैल्यू आपको सिर्फ इतनी दे रखी है। वो जो 7 उसको सिर्फ ऐसे लिखो, उससे आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, वहां पर मिसप्रिंट है। 7.0 × 0 की पावर -2 देख रहे हो, तो वो जो इंटू 0 और 0 है ना, वो सब एक्स्ट्रा है। या तो 7 × 10⁻⁻6 लिख लो, उससे आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये कैलकुलेशन अब कर लोगे, ये वाली कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करने से आंसर आ रहा है, एरिया आ रहा है 0.62 मीटर। कॉपी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। नेक्स्ट क्वेश्चन तो होना चाहिए था 61। किससे हो गया? सर ऐसा एक और क्वेश्चन था वो 61 के बाद में 65 सोचना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज से। ठीक है, 61 देखते हैं अपन। चलो मेरे ख्याल में सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट 61 तक ही हो पाएगा। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली शीट भी करके आना। ये खत्म करने के बाद में इसमें अब कितने और डाउट हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखो 61 क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2 parallel plate air capacitor each which connecting series EMF, the one was filled with uniform relative K, what amount of charge flown? ओके, देखो ध्यान से, ये 2 कैपेसिटर मैंने एक बैटरी से लगाए हैं V। तो बताओ आपको सीरीज में है, तो यहाँ पर पहले चार्ज Q1 है, ये -Q1 है, ये Q1 है और ये -Q1 है। Q1 बराबर V C/2। हाँ यार, ऐसा हो गया है। अब क्या हो गया है? अब मैंने यहाँ पर एक में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया,
एक में जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, ये कैपेसिटेंस हो गया Kc और ये हो गया C। अब यहाँ पर ये बैटरी वो की वो लगी हुई है, अभी यहाँ पर चार्ज में बोल देता हूँ Q2 माइनस Q2 Q2 माइनस Q2। तो बताओ अभी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? बात समझ आई या नहीं है? Kc मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन Kc प्लस C, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो Kc मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन Kc प्लस C, C कॉमन निकाल के काट दिया, ये आ गया। तो पहले चार्ज इतना था, अब चार्ज इतना है। बताओ मेरे को कितना चार्ज फ्लो हुआ है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? BC अपॉन 2 माइनस K VC अपॉन K प्लस 1। BC कॉमन निकाल लिया, मॉड में लिख रहा हूं मैं, K प्लस 1 माइनस 2K अपॉन 2 इंटू K प्लस 1। ये कितना आ गया? K माइनस 1। तो 1 और K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1 इंटू BC। आंसर चेक करो तो K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1 और एक 2 भी तो है, सॉरी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है ना? दो ऑप्शन एक जैसे हैं, दोनों ही टिक करो। और इट वुड बी रादर बेटर टू से कि बताओ मेरे को चार्ज फ्लो हुआ होगा या चार्ज वापस से लौट के आया होगा? कॉमन सेंस लेवल पे बताओ। चार्ज फ्लो हुआ। कैपेसिटेंस डालने से एक की कैपेसिटी बढ़ गई तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ गई। देखो ध्यान से, K की वैल्यू बड़ी होती है। एग्जांपल ले लो, K की वैल्यू कितनी है? 5। तो पहले C इक्विवेलेंट कितना था? 1/2 0.5। मान लो अब K की वैल्यू एग्जांपल के तौर पे मैंने कितनी बोली? 4 ले लो, चलो 4। तो 4/5 कितना होता है? 0.8। तो 0.8 C और पहले कितना था? 0.5 C। तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गया है, तो चार्ज भी इंक्रीज हो गया है, तो बैटरी को और चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? इसीलिए मॉड लगा दिया। और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैसे भी वो पॉजिटिव ही आना। समझ गए? पक्का? आसान था ना ये? तो दैट वाज योर सम डिस्कशन फ्रॉम कैपेसिटेंस। बचे हुए 10-12 सवाल इस शीट के, 10 तो नहीं होंगे अब मेरे ख्याल में, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितने भी है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके। करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी अपन ने कुछ डिस्कस कर लिए और कुछ बाकी है। कितने डिस्कस कर लिए मेरे को नहीं पता। एक असर्शन रीजन वाला सेक्शन बचा है, 4 क्वेश्चन। किसमें? करंट में बस 4 सवाल ही बाकी है डिस्कस के, बाकी सब हुए डिस्कस। कब हुए? अच्छा, मेरे को नहीं याद है। 89 तक तो हुआ। कोई नहीं, करके आया था ना, अलग से पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो। आपने 35 से देना शुरू किया। ओके, मेरे को नहीं, अरे ठीक है वापस से कर लेंगे। बस 1 से लेके 90 तक सारे करके आया था। जो भी डाउट है पूछ लेना, क्लास में बता दूंगा, लेकिन कर लेना, ठीक है ना? करंट कैपेसिटेंस की शीट क्लास में डिस्कस हो जाएगी, मैग्नेटिज्म की शीट मिल जाएगी। फिर 2 या 3 दिन में अपन लोग धीरे धीरे HCV का डिस्कशन भी क्लास में स्टार्ट करेंगे, करंट और कैपेसिटेंस का। आप पूरी करके रख लो। क्लास में जो पेस के साथ में डिस्कस होता है वो थोड़ी सी स्लो होती है, बिकॉज सबके अलग अलग डाउट्स होते हैं। अगर किसी को ऐसा है कि कोई सवाल जीने नहीं दे रहा है तो अलग से आके पूछ लो, ये खाना ही नहीं खा रहा है सर ये बता दो। ऐसा होता है किसी के साथ में? ये सवाल हो जाए बस फिर तृप्ति मिलेगी। होता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो होना चाहिए। पढ़ाई के साथ में प्यार करो, ठीक है ना? हमको बचपन से सिखाया जाता है कि वर्क हार्ड, वर्क जॉयफुली, स्टडी हैप्पीली, कामली। खुशी के साथ में पढ़ाई करो। कौन खुशी? ये सोच रहे हैं, समझ रहे हो? जॉयफुली, ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही।